बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ रावलपिंडी से हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया था मरहूम जनरल हमीद गुल साहब, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ये वो हीरो हैं जिनकी ग्रां कदर खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, और मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि इन जैसी खिदमात शायद ही कोई सपूत पाकिस्तान के लिए दे सके। मेरे साथ इस वक्त उनकी साहबजादी उज़्मा गुल मौजूद हैं। नाज़रीन, उस दिन क्या मामलात हुए थे, पुलिस की और इंतज़ामिया ने क्या बदतमीज़ियाँ की थी और जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। दोबारा हम उज़्मा गुल साहिबा के पास आए हैं। आज उनसे जानेंगे कि असल क्या मामलात थे, क्या हक़ाइक़ थे, चूँकि इनको तो अचानक पता चला और ये जब वहाँ पे पहुँची तो क्या मामलात थे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आज हम उज़्मा गुल साहिबा से जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त तमाम तर जो इस वक्त गुफ्तगू है और तमाम तर मनाज़र हम बराह रास्त आप तक पहुँचा रहे हैं। जी मैम उज़्मा गुल, बताइएगा जब आप वहाँ पे गई और क्या आपने देखा, जबकि ये तमाम चीज़ें बैठ के भी सेटलमेंट हो सकती थी, आपको पहले से भी आगाह कर दिया जाता कि हमने वहाँ जाना है, या आपके पास आ जाते कि ये सारी चीज़ें मैम हैं, इनको कैसे मैनेज करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में उस दिन भी आप आए थे और मुझे बहुत, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बर वक्त आके उसी वक्त मेरा इंटरव्यू भी किया। और मस्जिद में मैं बैठी हुई थी और आप, बल्कि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, रो भी रही थी। ज़ाहिर है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इस तरह किया जाएगा। मैं जिस तरीके से अपने आप को ये समझती हूँ कि मेरा कम अज़ कम अपने बाप की वजह से, इतना औरत होने की वजह से भी और बाप के जिस बाप की मैं बेटी हूँ, कि इतना तो मेरा हक़ था कि मुझे इज़्ज़त से तरीके से डील कर लिया जाता। मैं ज़ाती तौर पे उस दिन मेरे साथ ऐसे हुआ कि हमारा स्टे था हुकूमत पंजाब के इस डिपो के ऊपर, और ये मेरा डिपो नहीं है, ये ज़मीन मेरी नहीं है, मेरा इस पर कोई दावा नहीं है कि मैंने इस पर कोई कब्ज़ा करना था या कोई चीज़, बल्कि हुकूमत पंजाब के ज़िले गवर्नमेंट ने मेरे पे एक स्टे ले लिया था कि जिसमें कि मैं अपनी बसें हिला नहीं सकती और कोई जगह अपना असासा मूव नहीं कर सकती। तो लिहाजा ऑटोमेटिकली डेपोज तो मेरे ही पोजेशन में थे। और मगर क्योंकि मुझे हुकूमत पंजाब ने बाकायदा दिए थे, तो जाहिर है जब बसें भी नहीं मैं हिला सकती, अपने असासे भी नहीं हिला सकती, तो मैं कहाँ जाती। इसी असना में इन्होंने 2018 में जाके मेरा चूड़ में जो डेपो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। 19 अगस्त की सुबह 5 बजे इन्होंने उस पर कब्ज़ा किया। तो उसके बाद मैं ज़ाहिर है परेशान हो गई कि ये कल को ऐसे कर लेंगे, और वहाँ चूँकि मेरी बसें खड़ी हैं अभी भी और उनमें से पुर्जे चोरी हो रहे हैं, तो मैंने एहतियातन हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पे यहाँ स्टे ले लिया इस सदर डिपो के ऊपर भी। और बाकायदा हुकूमत पंजाब और ज़िला गवर्नमेंट और तमाम लोग इस चीज़ के से बिल्कुल आगाह थे, बल्कि वो पार्टी थे, उसमें पेश होते थे, तारीखें लेते थे, और हर दफ़ा बल्कि ये जो केस डिले हुआ इतने 2018 से 24 अगस्त 2018 से लेके, तो वो भी सिर्फ इसीलिए हुआ कि ये लोग बाकायदा उसमें पेशियाँ ले लेते हैं, आगे तारीख डलवा लेते हैं। तो वो स्टे चल रहा था, इसलिए ये नहीं है कह सकते कि इनको पता नहीं था कि स्टे है या नहीं। तो मैं भी इसीलिए कंफर्टेबल थी। 18 अप्रैल को मुझे 1:30 बजे के करीब फ़ोन आया मस्जिद से कि हमारे डेपो के साथ ही मस्जिद है, कि आपके गेट को तोड़ के और कुछ दीवारें फैला के पुलिस वाले अंदर आ गए हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, और हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। जो मस्जिद के कुछ लोग चेक करने गए हैं तो उनको नहीं अंदर आने दे रहे। तो मेरे हस्बैंड भी उस वक्त वज़ू कर रहे थे, वो भी भागे, और क्योंकि क्वारंटीन की वजह से हम अंदर बंद थे, अपने आप को हमने कर रहे थे प्रोटेक्ट के भी गैर ज़रूरी तौर पर हम ना जाएँ। सैटरडे का दिन भी था, दफ्तर भी बंद थे, तो मेरे हस्बैंड भाग के गए, मैं पीछे जल्दी से मैं भी तैयार होकर दूसरी गाड़ी में गई। बाय द टाइम मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने गेट बंद करके वहाँ पुलिस वाले साथ खड़े किए हुए थे और किसी को अंदर नहीं आने देते। मेरे हस्बैंड को भी बाहर निकाल दिया, मेरे बेटे को भी बाहर निकाल दिया गन पॉइंट पे। मैं मस्जिद के रास्ते से वहाँ अंदर आई और अंदर आके मैंने उनसे बोला कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ अपनी ज़मीन है हमारी, हम अपने पोजेशन लेने आए। तो मैंने उनसे कहा आपने किस चीज़ की पोजीशन लेने जा रहे हैं। मैंने कब कहा ये मेरी ज़मीन है, मगर आप कोई कागज़ दिए हैं, कोई चीज़ें और जो भी होगा, क्योंकि मैंने कहा इस पे तो स्टे है। तो उस पर उन्होंने कहा कि किधर से स्टे है। मैंने कहा जी अदालत से। तो उन्होंने कहा जाएँ अदालत को दिखाएं। तो मैंने कहा अदालत को कौन स्टे दिखाता है, अदालत स्टे देती है और आप लोगों को स्टे दिखाते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा, और मैंने कहा आपके पास कोई कागज़ है। तो ADCGR और सेक्रेटरी RTA थे। ADCGR ने कहा, शोएब अली साहब ने, कि मैं खुद गवर्नमेंट हूँ और मैं आ गया हूँ, ये काफ़ी है। तो मैंने कहा आप गवर्नमेंट है तो मुझे बताएं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और गैर कानूनी काम है, इलीगल काम है। जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि आपने अगर जानना है बात करें जाके, DC साहब के ऑर्डर्स हैं और चीफ सेक्रेटरी जो है इसके, उनके ऑर्डर्स पे हम ये काम कर रहे हैं।
तो मैंने कहा आप एक जगह मुझे कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट है, आप एक जगह आप कहते हैं आप किसी और के ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। बहरहाल उसी ऊपर जितने देर में उन्होंने कहा, इशारा दिया, बंदे पीछे खड़े थे कि जाएं जाके दफ्तर का गेट ताले तोड़ दें, और 10-12 बंदे खड़े हुए थे उस साइड पे, उनको कहा। तो मैं भाग के अपने दफ्तर के सामने खड़ी हो गई कि इधर मैं नहीं जाने दूंगी, ताला नहीं तोड़ने दूंगी, मेरी फाइलें हैं, मेरे कागजात हैं और मेरे कुरान के बहुत ही ख़ासुल ख़ास और कीमती नुस्खा जात हैं, जिनमें से एक नुस्खा तो इतना है कि मुझे अभी भी गम हो रहा है उसका, कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की मस्जिद का सबसे पड़ा हुआ सबसे पुराना कुरान मजीद मेरे पास था। मुझे वहाँ उन्होंने तोहफे में दिया था, मैं क्योंकि बहुत जाती थी उनकी मस्जिद में, तो वो उस पर मुझे उन्होंने तोहफे में दिया था। तो इस तरीके से और भी तबरक़ात थे, बहुत ही कुरान करीम के मुख्तलिफ़ नुस्खा जात थे, और ख़ास जो जल साहब को भी लोगों ने तोहफे में दिए थे और उन्होंने मुझे दिए थे, और मैंने बरकत के लिए कि अपने दफ्तर में रखे थे, कि ज़ाहिर है कि वो कारोबार था। घर में भी रखा है मेरे पास, खाना काबा का गिलाफ है, और गिलाफ काबा बहुत ही खूबसूरत वो फ्रेम हुआ हुआ। तो इस तरह मेरे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल साहब की वजह से भी, और मेरे खाविंद और मैं, हम जाते थे तुर्की में मुख्तलिफ़ जगहों पर बुज़ुर्गों के मज़ारों पर, और तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। अफसोस है इन्होंने इतनी बदतमीज़ी की, उस वक्त मुझे धक्के दिए, मुझे कमरे में बंद, जब मैं दफ्तर में आगे खड़ी हो गई कि नहीं करने दूंगी ये काम, तो उन्होंने मेरे सोफ़ा धक्का दे के ऐसे मेरे पे मारा, तो मेरे घुटने को लगा, मैं ज़ाहिर है चीखना शुरू हो गई। उन्होंने जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया, और काफ़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने आके मुझे ताला ज़बरदस्ती खोल के निकाला, और वो जिस वक्त उन्होंने कुंडी खोली है तो उनको सारे लोग घसीट रहे थे, और बल्कि आप लोगों ने वो सीन भी देखा होगा किस तरह उनको दोनों तरफ से पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है और किस तरीके से बदतमीज़ी कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है यासीन साहब, कि बहुत गालियाँ दी मुझे, और मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ दी, और कहा कि हमने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम तो शरीफ लोग हैं, आप अगर हमें कागज़ दे देंगे हम चले जाएंगे, बिकॉज हमारी जेहन में ये था कि कागज़ देंगे हम अदालत में जाके चैलेंज कर देंगे। हमें तो नहीं अंदाज़ा था कि ये सामान इस तरह उठा के फेंकेंगे क्या। तो हमने कहा ठीक है आप कागज़ दे दें। तो उसमें उन्होंने कहा शरीफ आप हमें कमी कमीन समझते हैं। सेक्रेटरी RTI गुलाम अब्बास साहब, उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी कि जाओ जर्नल हो गए तो अपने बाप के घर में हो गए, और इस तरह बदतमीज़ी करने लगे। मुझे बहुत सारे गम हैं, अफसोस है, जो कुछ हुआ ये होना नहीं चाहिए था। हुकूमत होती है, हर बंदे को पता होता है, और मुझे भी एहसास है, मैं समझती हूँ और मैं कानून का एहतराम करती हूँ। मेरे जहन में बिल्कुल ये बात है कि अगर ऐसी बात थी, हुकूमत के लोग आते, मुझे बताते कि हमें ये ज़मीन चाहिए, और मैडम अगर आप ये चाहती हैं ज़मीन का, तो आप अपने दफ्तर बेशक बंद कर लें या सामान चंद कमरों में शिफ्ट कर दें, हम आप क्वारंटीन के लिए तैयार हैं, बनाना चाहते हैं आप हमारे। तो मैं उनके साथ ताउन भी करती हूँ, उनको गाइड भी करती हूँ और मशवरा भी देती कि एक तो पहली बात है कि मुझे तो ज़मीन मेरी नहीं है, मैं तो कैसे, मेरा हक ही नहीं बनता, अदालत के ज़रिए भी ले सकते हैं, और जैसे अब लिया ये भी ले के दिखा दिया उन्होंने, तो गैर कानूनी तरीके से भी। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ क्वारंटीन सेंटर बन ही नहीं सकता। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगा कि पूरा पिंडी तो इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, जितने होटल्स थे, जितने मार्केट्स थी, शादी हाल थी, तो फिर ये जगह जो है शहर के बीचों बीच है, यहाँ पे गंजान आबादी है, करीब में बिजनेसमैन लोग रहते हैं, फैमिलीज़ हैं लोगों की। तो व्हाट यू थिंक अबाउट कि यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर तो किसी हिसाब में भी वो बन नहीं सकता, चूँकि अगर आप कोरोना वायरस को ही ले लें, वो वबा इतनी, मतलब जैसा कि इन्होंने खुद कहा है कि ये एक दूसरे को सांस के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाती है, हवा में ये जो वायरस है वो तहलील होकर चला जाता है। तो क्या मतलब आप ये समझती हैं कि यही जगह बाकी रह गई थी कि जिसमें इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाना था? और फिर वो आपसे, मेरा ख्याल है कि अगर आके आपसे बातचीत करते तो फिर वो ज़्यादा तरीका बेहतर नहीं था कि अच्छे तरीके से आपके पास आते, आपसे बातचीत होती? देखिए, मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये तो बहुत ही अजीब व गरीब बात है जो कि उन्होंने क्वारंटीन सेंटर का बहाना लगाया है। उससे थोड़े दिन पहले इन्होंने यहाँ पार्किंग प्लाजा का इश्तहार दे दिया था, उससे इसी तरीके से काफ़ी देर से कर रहे हैं। इन्होंने कोर्ट में अभी, चूँकि जज साहब ये सारा कोरोना की वजह से ये सारा बंद था, तो इन्होंने एक अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी दी थी। इनको सारी चीज़ें पता हैं, मैं वो इंशाल्लाह अदालत में सारा साबित करूँगी कि इनका बदनीयती से किया है, ये बिल्कुल बेईमानी है, इस पर कोई ऐसा नहीं है। इनको कोरोना का बहाना मिल गया है। इन्होंने इस मौके पे, जब इनको पता था कि अदालतें बंद होंगी, जब इनको पता था कि कोई लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए मुझे वकील नहीं मिलेंगे आसानी से, मुझे मुश्किल आएगी, इसी तरीके से इनका मकसद दफ्तर के कागज़ उठाने का भी यही था ख़ास तौर पे, और उठा के इन्होंने कहीं फेंक दिए हैं कि और कूड़े के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रकों में लेके गए ताकि मैं अदालतों से रजू ना कर सकूँ, मुझे कागज़ें लेने में मुश्किलात हो। तो ये सारा बदनीयती से है। ये बड़ी कीमती ज़मीन है और सबकी रालें टपक रही हैं यहाँ इसके हिस्से बखरे करने के लिए, और मैं चूँकि उस पर बैठी हुई हूँ
और मेरी बसें खड़ी हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। इस बदनीयती की वजह से इन्होंने ये सारा काम किया। नहीं तो ये तो तरीके से हुकूमत है, ये तो अपने प्रॉपर तरीके से करते। और जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है तो मेरे हिसाब से पुंछ हाउस बिल्कुल साथ है, और पुंछ हाउस में इतनी पॉपुलेशन रहती है, लोग वहाँ फ्लैटों में रहते हैं कि बिल्कुल गैर मुनासिब जगह है। और दूसरा ये कि यहाँ सिर्फ 2 गुसल खाने हैं, वो भी छोटे छोटे, कि जो हमने अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ बनाए हुए थे। तो वो किस तरीके से वहाँ मरीज़ों को रखेंगे, क्या करेंगे, कौन बैठेगा? कमरे हैं बेशक मगर टॉयलेट्स वगैरह नहीं है। और अगर इन्होंने बनाना था तो इतना अच्छा कोरोना सेंटर मैं आपको बता सकती हूँ कि पंजाब हाउस, जिसमें इतने कमरे हैं और फर्निश्ड हैं, उनके इतने अच्छे टॉयलेट्स हैं, उन पर इतना पैसा लगा हुआ है, वो लेते। कमिश्नर हाउस लेते, डीसी हाउस लेते। ये जो इतने इतने बड़े बड़े घर में इन्होंने बनाए हुए सरकारी दबा के बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए की सिर्फ रेनोवेशन कराते हैं, वो क्यों नहीं देते कोरोना के लिए इनको? अगर वो कोरोना के आप देख लें कि जो ये कोरोना का सेंटर बना रहे हैं डेपो के अंदर, जिसमें मेरी ज़मीन पे, आप उसको भी वीडियो देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो किस किस्म का इन्होंने मजाक किया है। ये सब बेईमानी है, ढकोसला है, ये गलत काम किया इन्होंने। और उसको कवर करने के लिए इनको कोरोना की आड़ में इन्होंने कहा कि ये मौका अच्छा है, इसको काबू कर लिया जाए। मतलब ये टाइम इन्होंने बेसिकली ये एक प्लानिंग थी कि इस टाइम पे अगर करेंगे तो तमाम अदालतें वगैरह बंद होंगी, आप कहीं भी जो है वो जाके तो इसको दोबारा इस केस को प्लीड ना करें। जी, क्योंकि ये इनको 100% पता है, क्योंकि अदालत में ये पार्टी हैं और ये पेश होते हैं तारीखों पे। ये नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये केस स्टे जो चल रहा है और उसमें कौन है, उसमें सेक्रेटरिएट को भी इल्म में है, सबके इल्म में। ये इतना बड़ा काम इन्होंने किया है कि 100 से ऊपर पुलिसमैन लेकर आए हैं, और बेतहाशा कोई 100-150 बंदा वो था जो कि सिविल के, ये इन्होंने मुख्तलिफ अदारों से, TMA से और मुख्तलिफ जगह से, कैंटोनमेंट बोर्ड के छोटे छोटे मुलाजमीन जो जिनको शायद पता भी नहीं है कि कुरान की क्या हुर्मत है और क्या चीज़ें, इन्होंने उस तरीके से वो सारी चीज़ें उठा के कूड़े के गंदे ट्रकों के अंदर वो चीज़ें फेंक के पता नहीं कहाँ ले गए हैं, बेहुरमती की है। और इस सारी चीज़ों में सिर्फ लालच है, अंधा लालच है और ज़मीन का लालच है। मेरे पास ये ज़मीन इतने सालों से है, 20 साल हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ कोई, सिवाय ये कि मैं मस्जिद के लिए गेट खोल के जुम्मे के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करती थी, कोई और काम के लिए कभी गलत मैंने जो गैर कानूनी काम नहीं किया। अब जबकि मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह अदालत में मैं साबित ये भी करूँगी, इनको भी साबित करना पड़ेगा कि मैंने कोई यहाँ गैर कानूनी काम किया है। अलबत्ता मैं अपना केस इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, मैं अपने बाप की बेटी हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं किया और मैं उसके फेस करने पर तैयार हूँ। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जिन हक़ाइक़ से लाइल्म थे, आज उज़्मा गुल साहिबा ने वो तमाम तफसीलात बता दी कि ये तमाम तर चीज़ें जो थी ये बदनीयती पर मबनी थी। अब दोबारा जो है वो अदालत में जा रही हैं और वहाँ पे अपने केस को जो है वो दोबारा फेस करेंगी, और इनका ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें बैठ के भी हल की जा सकती थी। लेकिन हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह पुलिस फोर्सेस जो थी, उनके साथ जो लेडी पुलिस फोर्स थी, उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से उस्मा गुल साहिबा को वहाँ से निकाला और इनके जो मियाँ हैं उनको भी धक्के दिए। बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड तमाम चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। मैं फिर एक दफ़ा पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस जो हैं उनको सल्यूट करता हूँ, और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी जो हमारा फ़ख्र है, और स्पेशली जनरल हमीद गुल साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। ये वो जनरल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी तारीख़ रकम की कि शायद ही कोई माइकल आल दोबारा इस तरह की तारीख़ रकम कर सके। हमें फ़ख्र है जनरल हमीद गुल साहब से, जो उनकी खिदमात थी पाकिस्तान के लिए, और उज़्मा गुल साहिबा उनकी साहबजादी हैं, और उनकी साहबजादी के साथ ये तमाम तर चीज़ें यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जबकि इंतज़ामिया और दीगर अदारे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, एक आम आदमी भी जानता है कि जनरल हमीद गुल साहब कौन थे और उनकी क्या खिदमात थी, और उज़्मा गुल कौन हैं, उनकी बेटी हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जानने के बावजूद इस तरह का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था। नाज़रीन, ये वो तमाम चीज़ें थी जो हम आप तक बराह रास्त जो है रावलपिंडी से पहुँचा रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।